अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? बहुत सही सवाल पूछा तुमने मुझसे आज। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पम्मी तो देव की हो जाएगी, फिर तो तुम भी मेरे रिश्ते में कुछ नहीं लगते। कैंट फैमिली के लिए तो तुम्हारा कोई वजूद भी नहीं बचा ना। बेकार की बातें मत करो अनु। तो फिर तुम भी प्रॉमिस करो कि बेकार के सवाल नहीं पूछोगे। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। डाका अगर तुम्हारे यहाँ पड़ा है तो लुट मैं भी गई हूं ना। देव का देव साबित होना यानी मेरी कुड़की और तुम भी कंगाल। अब तो बस हम एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रो ही सकते हैं। इतना बुरा हशर होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अब तो कोई कानूनी अधिकार भी नहीं जमा सकता पम्मी पर। बेवकूफी में मैंने खुद ही देव को देव साबित कर दिया। लेकिन वो हमारी पहली बेवकूफी थोड़ी थी रोहन। सबसे पहली बेवकूफी तो मैंने की थी। उस गरीब राज को देव समझकर उसके साथ एक्सीडेंट कर दिया, और फिर आज तक उसी को देव मानती गई। और न जाने कब तुम भी तो उस हाईवे केस वाले मरीज को देव ही मानने लगे थे। अरे मैंने बकायदा उस मरीज का फेस कंप्यूटर पर रीजेनरेट किया तो देव की शक्ल बनी थी। पता नहीं सीटी स्कैन रिपोर्ट्स कैसे मैच हुई। मुझे तो अब भी लगता है कि वो देव नहीं है। बस अब ऊपर वाला रहम करे, जो साबित हुआ है वो सच ना हो, वरना तुम पम्मी को और मैं अपने देव को हमेशा के लिए गवा बैठूंगी। क्या कर रही तुम? तुमने सुना नहीं? मेरे पति कैंट कपूर होटल्स के सीईओ बन गए हैं। अब मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। पहले मैं तुम्हारा वार्डरोब बदलूंगी, फिर अपना वार्डरोब बदलूंगी, फिर हम अपनी कार्स बदलेंगे, फिर हम अपने स्टाइल बदलेंगे। सब जीजू की मेहरबानी है, जो मैं सीईओ की वाइफ कहलाऊंगी। ये तुम्हें आजकल गले में झूलने का नया शौक चढ़ा है? हाँ, क्या मतलब? कैसा शौक आकाश? मेरी आंखों के सामने दूसरे इंसान के जाकर गले पड़ती हो तुम। पर मैं तो सिर्फ जीजू को थैंक्स बोल रही थी। तो तुम्हें थैंक्स बोलने की तमीज नहीं है? तुम्हें किसी बड़े ने सिखाया नहीं कि अपनी बड़ी बहन के पति के साथ कैसे पेश आया जाता है? आकाश, का तुम मुझे सीरियसली डांट रहे हो? तो क्या मजाक में डांटूंगा? ऐसे थैंक्स बोला जाता है? पर वो मेरे जीजू है तो। जीजा जी बोलो और कान खोलकर मेरी वार्निंग सुन लो। अगर आइंदा मैंने तुम्हें अपने जीजा जी के पास मटकते हुए देखा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी टिंगी। और किस रिश्ते में कितना फासला रखना चाहिए वो कायम रखना सीख लो। मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मेरी गलती क्या है। तुम तो मुझे डांटते ही जा रहे हो। मैं इसे कैसे समझाऊं कि वो इसका जीजू नहीं बल्कि बहुत बड़ा लफंडर है, रोहित शर्मा। कम ऑन पम्मी, इस तरह से चुप मत बैठो प्लीज। क्या किया क्या मैंने? ऐसा क्या कर दिया है कि तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो मेरे साथ? अरे पम्मी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, इंसान की होती है ना। मानता हूं बर्दाश्त है, बहुत बर्दाश्त है मुझ में, लेकिन बहुत से ज्यादा नहीं है। और अगर तुम इस तरह से फासला बना के रखोगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दो प्लीज। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास पम्मी, नहीं है मेरे पास वक्त। सारा फिजूल वक्त खर्च हो चुका, अब और वक्त नहीं है मेरे पास देने के लिए पम्मी। मम्मी जी, मैं पम्मी से कुछ देर अकेले में बात करना चाहती हूँ। जी मम्मी जी। तुझे क्या लगता है पम्मी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मम्मी जी। ना सच सच लग रहा है और ना झूठ झूठ लग रहा है। पर बेटा, ऐसे तो न जिंदगी आगे बढ़ पाएगी न पीछे हट पाएगी। मैं क्या करूं मम्मी जी? वैसे तो कोई वजह ही नहीं है ये मानने के लिए कि ये देव नहीं है, पर जब भी इसके साथ होती हूँ लगता है किसी अजनबी के साथ हूँ मैं।
पर सारा घर तो यही माने बैठा है कि वही देव है। जानती हूँ मम्मी जी। और एक बात सच कहूँ मम्मी जी, मैं देव के बारे में उतना नहीं सोचती जितना राज के बारे में सोचती हूँ। उसके साथ बुरा हुआ है मम्मी जी, बहुत बुरा हुआ है। नहीं पीना है मुझे। छोड़ो। छोड़। मैं पीऊंगा। सर बहुत नाटक कर रहा है सर। सर आप इसे मरने क्यों नहीं देते? सर इसे जिंदा रख के हमें क्या फायदा है? मैं इसे नहीं, अपने यकीन, अपने विश्वास को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। रोहित शर्मा हमसे जीतकर जिंदा है, और ये मेरा बेकसूर यकीन इस तरह लावारिस की मौत मरने कभी नहीं। ये मरना चाहता है, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा, कतई नहीं। अरे क्या हुआ डिंगी? कुछ नहीं भाभी। कुछ कैसे नहीं? मैंने तुझे इतना रोते हुए पहले कभी नहीं देखा है। कितना दर्द है तेरी आंखों में। इतना दुखी तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा। आकाश इतनी बुरी तरह से बात तो नहीं करता, कहता तुम क्यों उछलती फिरती हो, क्यों सबके गले पड़े रहती हो। लेकिन आकाश ने ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं मालूम भाभी। और आप भी तो वही थी ना जब मैंने देव जीजू को थैंक्स बोला था, तो किसी गलत तरीके से बोला था क्या? कहता था तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है कि ऐसा कोई थैंक्स बोलता है। हाँ, और कैसे बोलते हैं डिंगी? तुमने तो बस अपने ही जीजू को गले लगाया है ना। और पहली बार थोड़ी ना किया था। देव जीजू और मेरा रिलेशनशिप तो शुरू से ही ऐसा रहा है। पता नहीं आकाश को क्या हो गया। कुछ तो हुआ है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आकाश अगर वाकई देव को देव समझता तो बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं था। आकाश ने इतना बुरा क्यों माना? उत्तर मैं नहीं जानता कि देव के मन में क्या है, पर आकाश को सीईओ बनाने के हक में नहीं हूं मैं। जब देव ने अचानक कहा कि वो आकाश को सीईओ बनाना चाहता है, तो मैं मना ही नहीं कर सका उसे। तो आप मना कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी आप कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आपका फैसला सर आंखों पर है। तो पुत्र यूं ही बात निकली तो बहस हो गई। अब है तो आकाश इसी फैमिली का मेंबर ना। बाबूजी देखिए, जो भी है जैसा भी है, माना कि थोड़ा सा लापरवाह है, मगर है तो केंट फैमिली का ही हिस्सा ना। और इसी थ्योरी पर मैंने उसको सीईओ बनाया है बाबूजी। बाबूजी हमें आकाश को अपनी वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया था कि मैं उसको अपने साथ ऑफिस लेके जाता हूँ, वहाँ उसके ऊपर जिम्मेदारी डालता हूँ। लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आकाश बाबूजी देखिए, सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं पुत्र, तेरा दिल रखने के लिए नहीं, अपना यकीन कायम करने के लिए। बाबूजी, बाबूजी आपने बुलाया? हाँ पुत्र, तो अभी देव के साथ चला जा और ऑफिस की जिम्मेदारी आज से ही संभालनी शुरू कर दे। पर बाबूजी अभी जाने का क्या मतलब? I mean, आधा दिन तो बीत ही चुका है, तो कल से शुरू करते हैं। ठीक है, कल से शुरू करते हैं, लेकिन कल सीईओ कोई और होगा। ये तुमने सीईओ की गाजर क्या लटका रखी है? और बाबूजी ये इंसान, I mean देव, ये बार बार ऐसे क्यों बता रहा है कि जैसे मुझ पर एहसान कर रहा है? एहसान तो केंट ग्रुप ऑफ होटल्स तुम पे कर रहा आकाश। वरना अगर तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें प्रमोशन मिलनी ही नहीं चाहिए। तुम वाकई शुक्रिया अदा करो देव का कि वो ऐसा कर रहा है। कभी खट्टा तो कभी मीठा। ये तो अजब ही रिश्ता हो गया है आकाश और देव के बीच। इस रिश्ते की नस पकड़ में आना बहुत जरूरी है। कुछ तो बदमाशी है इस रिश्ते में। ये कुर्सी आकाश केंट ग्रुप ऑफ होटल्स के सीईओ की कुर्सी है। जब से तुम्हें केंट फैमिली में पनाह मिली, तुम तब से इस कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे हो। देखो, इस कुर्सी पर मैं अपने दम पर भी बैठ सकता था। तुम्हें और बाकी लोगों में फर्क पता है क्या है? बाकियों का दिमाग कुर्सी पर बैठने के बाद खराब होता है, तुम्हारा कुर्सी पर बैठने से पहले ही खराब हो गया। देखो, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस कुर्सी पर बैठने से पहले, इस रास्ते पर आगे जाने से पहले तुम्हारा और मेरा दिमाग ठिकाने पर लग जाए।
ताकि इस कुर्सी पर बैठने के बाद वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इस कुर्सी पर बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस कुर्सी की अहमियत को अच्छी तरह से समझ लो। दिल्ली गए हो कभी 26 जनवरी देखने के लिए? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसे देखने। ठीक उसी तरह इस कुर्सी को देखने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा दूर दूर से आते हैं। अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सीईओ साहब की कुर्सी देखने के लिए आई थी। आओ अनु, तुम देखो ना, ये देखो सीईओ साहब की कुर्सी। मैंने देखी हुई है, थैंक्स। तो फिर क्या करने आई थी तुम यहाँ पे? नौकरी की अर्जी देने के लिए आई होगी आपको। आप अगर चाहे तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूँ। इनको कौन सा कमरा दिया जाए सीईओ साहब? आइए चलिए आपका केबिन चल के सेलेक्ट करते हैं। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाद में क्यों अनु? आज ही से ज्वाइन करो ना। यूँ तुम्हारा छुप छुप के ऑफिस को देखना हमें खास तौर से सीईओ साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह गॉड, ये तो मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। पहले तो देव की इतनी सारी बातें छुपकर सुनती थी, उसे पता भी नहीं चलता था। पर न जाने अब उसे क्या हो गया है, एकदम से पकड़ लिया। क्या ऐसा भी एक्सीडेंट होता है कि आदमी के सेंसेस बेटर हो जाते हैं? अब समझ में आया, अनु को यहाँ पे कॉल लेकर आया था। तुम्हारी बेवकूफी। देखो रोहित शर्मा, तुम अभी मैं देव हूँ और आइंदा मुझे उस नाम से कभी भी मत बुलाना। समझ में आ गई बात? हम दोनों के रास्ते तुमसे पछ नहीं रहे। जहां पे भी मना था यहाँ वहां मुंह खोल देते हो। तुम्हारी बीवी से तुम्हारी जो बात हुई थी उसने अनु को जाके सब कुछ बता दिया, तभी तो उसको शक हुआ हम पे। देखो, ये जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारी करनी की वजह से हो रहा है। मुझे ये कतई मंजूर नहीं कि कोई मेरा नाजायज फायदा उठाए। और ये कुर्सी उर्सी गई भाड़ में। तुम अपना ये रौब अपने औनों पौनों पर झाड़ना, मुझ पर नहीं। मैं तुम्हारे साथ सिधाई से पेश आ रहा हूं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरे साथ सीधा ही खेल खेलो। उस रात जब तुम एक्सीडेंट में मुझे बेहोश पड़े मिले थे तो सच ये था कि तुम पुलिस से भागते फिर रहे थे। मैंने ही तुमको बचाया था रोहित शर्मा। मैंने ही तुम्हारी तीमारदारी की थी, फिर देव का पूरा किस्सा सुनाया। देव के वजूद का एक एक पहलू तुम्हें मैंने बताया था। देव को तुम्हारे ज़हन और दिल में इस कदर ठूस दिया ताकि तुम देव को उतना ही जानने लगो जितना कि देव अपने बारे में खुद जानता था। और तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने ही तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा के तुम्हारी इस शक्ल को देव की शक्ल में तब्दील किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे मर्जी के अस्पताल में भर्ती करवाया, तुम्हारी असलियत को छुपाने के लिए नकली पेपर बनवाए ताकि किसी को कोई शक ना हो। अरे ये तो एहसान मानो मेरा रोहित शर्मा कि मैंने एन वक्त पे तुम्हारी कैट स्कैन रिपोर्ट बदल दी, वरना आज तुम देव नहीं कहलाते। देख, अगर तुझे लगता है कि इतना लंबा चौड़ा लेक्चर पेल कर तू ये साबित कर देगा कि तूने मुझ पे कोई एहसान किया है तो भूल जा। देख, हम दोनों किसी मतलब से साथ हुए है ना, सोनली फॉर बिजनेस पर्पस। मुझे एक नया नाम चाहिए था, एक नया चेहरा चाहिए था, और तुझे कैंट फैमिली की पूरी मिल्कियत। तो बस हम दोनों को वो मिल तो रहा है जो हमें चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता था कि तू कैंट फैमिली की दौलत से भी उतना ही प्यार करता होगा जितना कि कैंट फैमिली की बेटी से। तू डिंगी तो वाकई बहुत प्यार करता है बस। अरे रोहित भैया, मैं किसी डिंगी पिंगी से प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई मेरा नाजायज फायदा ना उठाए, और अगर उठाएगा तो मुझे मंजूर नहीं होगा। नहीं होगा। यार क्या हुआ, बुरा मान गया क्या? हैं? बुरा मान गया? बैठ 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 बैठ, कुर्सी पे बैठ, चल। अरे बैठ, तू सीईओ है यहाँ का, बैठ तो बैठ यार, ऐश कर। अब देख, तेरा कोई नाजायज फायदा नहीं उठा रहा है। देख, तुझे मेरी और मुझे तेरी जरूरत तो हमेशा पड़ती रहेगी आखिर तक। दोस्ती करके कोई नुकसान नहीं है और दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। और फिर एक ना एक दिन तो सब कुछ खत्म होना ही है। हाँ? जब रात रोहित शर्मा की सजा काट चुका होगा, जब रोहित शर्मा को दुनिया भुला चुकी होगी, उस दिन तो मुझे वापस जाना ही है अंजलि और ऋचा के पास। वहां तो मुझे वापस लौटना ही है। जॉन प्लीज मेरी आंखों के सामने से दूर रहो। तुम्हें देखती हूँ मेरा खून खौलता है।
भाभी आप नाराज मत। नाराजगी की बात करो? तुम पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, कोई और होता उसकी जान ले लेती मैं। अरे मेरी आंखों के सामने पुलिस रोहित को घसीट कर लेके चली गई और तुम मुझे दिलासा दे रहे थे कि नहीं भाभी वो राज है, रोहित का हमशक्ल। वो मेरी गलतफहमी थी। जेल में जो है वही हमारे चीफ है। जॉन, तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी एक गलतफहमी रोहित को कितनी महंगी पड़ी? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे उसका इंतजार करते रहे और वो वहां जेल में सड़ रहा है। हम तो उसका हाल भी पूछने नहीं गए। पता नहीं कैसी हालत में होगा वो। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें क्या मिलनी चाहिए, तुम्हारे चीफ ही डिसाइड करेंगे। जिस शर्मिंदगी से मैं गुजर रहा हूं, उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है मेरे लिए भाभी? हेलो, हाँ बोलो विकास। क्या? क्या हुआ भाभी? इस महीने की 26 तारीख को रोहित शर्मा के लिए सजाए मौत तय हो गई है। थैंक यू डॉक्टर। ये कैदी सिर्फ आपके हाथों से खाना खाएगा। एनी टाइम ऑफिसर। आंख में आंसू लेकर ये मेरे दर पर इतने दिनों बाद, शायद इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा की सजाए मौत की तारीख अनाउंस हो गई है। शायद ये माने बैठी है कि ये रोहित शर्मा है। आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। मैं मिसेस शर्मा। वो ऐसी, हाँ। चलिए, मुझे इतना तो याद रहा, लेकिन रोहित शर्मा तो आपको बिल्कुल भूल चुका है। रोहित को सजाए मौत होने वाली है ना? हाँ, तारीख तय हो चुकी है, लेकिन आप इतने दिन जो नहीं आए, आप क्यों आई हैं? मेरे लोगों ने मुझे बताया था कि जो जेल में वो रोहित का हमशक्ल राज है। इसलिए इतने दिन में रोहित का इंतजार करते रहे। प्लीज रोहित शर्मा को बचा लीजिए, प्लीज। लेकिन वो खुद जीना नहीं चाहता। बहुत इंतजार किया आपका, अपने लोगों का। बस यूं समझ लीजिए तकरीबन वो मर चुका है। अफसर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित को सजा मिले लेकिन मौत न मिले? कम से कम वो जिंदा तो रहे। राज, एक और रास्ता नजर आया है और ये रास्ता सीधे जिंदगी की तरफ जाता है। ये देखो, तुम्हारी उम्र की लकीर भी लंबी हो गई है। पर मैं जीना नहीं चाहता वर्मा साहब। चलो, तुम्हें जीने के लिए एक वजह देता हूं। पम्मी, उसकी जिंदगी में देव की शक्ल का एक बहरूपिया आया है जो पम्मी को यकीन दिला रहा है कि वो देव है। ऐसा नहीं हो सकता वर्मा साहब। ऐसा तब नहीं होगा अगर तुम यहां से बाहर जाओगे। ऐसा तब नहीं होगा अगर तुम वहां जाकर रोकोगे, वरना तुम्हारा ये चिल्लाना, ये बेमौत मरना, ये सब व्यर्थ है। इसलिए मिस्टर राज, यहां से बाहर निकलने की तैयारी करो और अपनी ये शक्ल सूरत सुधारो। सच कह रहे हैं आप बाबूजी। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिंदगी कैसे जीऊं। मैं बताऊंगा पुत्र कि तुझे अब कैसे जीना है। अपनी इस ठहरी हुई जिंदगी को आगे बढ़ने का मौका दे। कब तक तेरी जिंदगी इस तरह सांस रोके इस मोड़ पर खड़ी रहेगी? तू देव को अपना ले पुत्र। बाबूजी आप। और पुत्र, इसे मेरी सलाह नहीं, मेरा आदेश समझना। कल घर में मैंने हवन रखवाया है। हवन के बाद पम्मी और देव जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। तू ऐसा करेगी पुत्र, अपने भाऊजी के लिए, अपने इस घर की खातिर। बाबूजी आप।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।